भूतिया जंगल की रात भाग 2। लाल आंखों का सामना। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। सामने अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। हवा का झोंका आया, आग बुझ गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। सना की सांसें थम सी गईं। रिद्धि रोने लगी। आरव ने कांपती आवाज में कहा, कब कौन है वहाँ? लाल आंखें कुछ पल वहीं रहीं, फिर धीरे धीरे पीछे हट गईं और जंगल के अंधेरे में गायब हो गईं। मयंक ने हाँफते हुए कहा, वो इंसान नहीं था। निखिल ने टॉर्च उठाए और दरवाजे तक गया। बाहर देखा, कोई नहीं, बस गीली मिट्टी पर उल्टे पैरों के निशान जो घर के चारों तरफ घूम रहे थे। सना ने कांपती आवाज में कहा, आरव, अब बहुत हो गया, हमें यहाँ से निकलना होगा। आरव ने कहा, हाँ, लेकिन पहले कोहरा छटे तो सही। कोहरे के भीतर थोड़ी देर बाद कोहरा थोड़ा हल्का हुआ। पांचों ने अपना सामान उठाया और निकल पड़े। जंगल में हर दिशा एक जैसी लग रही थी। ऊपर पेड़ों की टहनियां ऐसे झुकी थी जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सना बोली, ऐसा लग रहा है जैसे ये जंगल जिंदा हो। रिद्धि ने कहा, वो बूढ़ा आदमी सही कह रहा था, पेड़ बोलते हैं यहाँ। अचानक पीछे से एक भारी सांस लेने की आवाज आई। सब मुड़े, कुछ नहीं, पर फिर एक और आवाज, शश। आरव ने कहा, चलो तेज चलो। जैसे ही वे आगे बढ़े, सना का पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा, एक पुरानी लकड़ी की पटिया जिस पर उभरा हुआ नाम लिखा था, भैरवपुर विद्यालय 1986। निखिल ने कहा, मतलब ये स्कूल अब भी वही है? आरव ने कहा, और शायद यही वो जगह थी जहाँ वो आग लगी थी। स्कूल के अंदर का रहस्य। वे उसी पुराने स्कूल की इमारत में वापस गए। दीवारों पर बच्चों की पुरानी तस्वीरें जली हुई थी। फर्श पर राख जमी थी। मयंक ने टॉर्च घुमाई तो एक कोने में एक पुरानी डायरी दिखी। आरव ने उसे उठाया। कवर पर लिखा था, शिक्षक मोहनलाल शर्मा। वह डायरी पढ़ने लगा। 15 मई 1986। आज बच्चों ने फिर मंदिर में खेल किया। गांव के लोग कहते हैं कि मंदिर में भैरव बाबा की मूर्ति को छेड़ना मना है, पर बच्चे जिद करते हैं। मुझे डर है कि कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। 20 मई 1986। रात में मंदिर से अजीब आवाजें आईं। घंटी अपने आप बज रही थी। गांव के लोग कह रहे हैं कि किसी ने भैरव बाबा की प्रतिमा को हिलाया है। मुझे शक है, कोई बच्चा ऐसा कर बैठा। 22 मई 1986। आज गांव में आग लग गई, सब कुछ जल गया। बच्चे, घर, स्कूल, कोई नहीं बचा। मैं अकेला हूँ। शायद ये सजा थी। भैरव ने सबको ले लिया। आरव ने डायरी बंद की। सबके चेहरों पर सन्नाटा था। सना ने डरते हुए कहा, तो ये सब उसी मंदिर की वजह से हुआ था। निखिल बोला, और अब वो आत्माएं शायद अब भी यहाँ भटक रही हैं। मयंक ने कहा, मतलब हमें उस मंदिर को ढूंढना होगा, तभी शायद ये सब रुकेगा। आरव बोला, सही कहा, अगर सच्चाई का सामना करना है तो भागने से नहीं, जाना होगा। मंदिर की तलाश। वे जंगल में और अंदर बढ़ने लगे। हवा भारी हो चुकी थी। दूर से घंटी की आवाज फिर आने लगी, वही टन टन टन। आवाज के पीछे पीछे चलते चलते वे एक खुली जगह पहुँचे, जहाँ एक पुराना काला पत्थर का मंदिर था। उसके सामने टूटी मूर्तियां और जली हुई अगरबत्तियां बिखरी पड़ी थीं। सना ने कांपते हुए कहा, यही है वो मंदिर। दीवारों पर राख जैसे हाथों के निशान थे। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, भैरवपुर महाभैरव मंदिर, प्रवेश निषेध। आरव ने गहरी सांस ली। हम यहाँ तक आ ही गए हैं, अब अंदर चलते हैं। रिद्धि ने रोते हुए कहा, मत जाओ आरव, मुझे डर लग रहा है। पर आरव ने दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर तेल के दियों के निशान और बीच में टूटी मूर्ति। मूर्ति के सिर का हिस्सा गायब था। मयंक बोला, शायद किसी ने मूर्ति को तोड़ा था और वही शाप बना। तभी अचानक मंदिर के अंदर हवा चलने लगी और दीवारों से बच्चों की हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ। सना ने कान बंद कर लिए। आरव, चलो यहाँ से। आरव ने कहा, रुको, देखो, वहाँ कुछ लिखा है। मूर्ति के नीचे एक शिलालेख था, जो पवित्रता को भंग करेगा वो कालाधार में सदा भटकेगा। आत्माओं की पुकार। अचानक मंदिर के भीतर की जमीन कांपने लगी। दीवारों से धुआं निकलने लगा और उस धुएं से धीरे धीरे कई साए बने, बच्चों के और एक बुजुर्ग आदमी का। वो आदमी वही था, मोहनलाल शर्मा, जिसकी डायरी उन्होंने पढ़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा राख जैसा। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए तुम यहाँ? हमने तो कहा था मत आओ। आरव कांपते हुए बोला, हम बस रास्ता भूल गए थे। मोहनलाल की आत्मा बोली, रास्ता तो सब भूलते हैं, पर कुछ लौटते नहीं। जब तक तुम सच्चाई स्वीकार नहीं करते, तब तक जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा।
सना ने कहा, कौन सी सच्चाई? उसने कहा, भैरवपुर का पाप अब भी जिंदा है। जब तक मूर्ति का सिर नहीं लौटेगा, आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। मयंक ने कहा, वो सिर कहाँ है? मोहनलाल की आत्मा ने मंदिर के पीछे इशारा किया, जहाँ आग गिरी थी वहाँ। और फिर सब साए एक साथ गायब हो गए। राख के नीचे मंदिर के पीछे उन्हें एक पुराना गड्ढा मिला, जिसमें जली हुई लकड़ियाँ और राख थी। आरव ने मिट्टी हटाई, नीचे से कुछ ठोस चीज निकली, एक पत्थर का सिर जो आधा टूटा था। सना बोली, यही है भैरव बाबा का सिर। आरव ने सिर को मूर्ति के पास रख दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन हिलने लगी और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। हवा में बच्चों की हंसी अब रोने की आवाजों में बदल गई। धुआं उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। मंदिर में फिर से रोशनी फैल गई। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। सब हाँफ रहे थे पर जीवित थे। मयंक ने कहा, शायद आत्माएं मुक्त हो गईं। आरव ने कहा, अब हमें निकलना चाहिए जंगल से बाहर। वे धीरे धीरे वापस उसी रास्ते पर लौटे। इस बार अजीब बात यह थी कि जंगल अब वैसा डरावना नहीं लग रहा था। कोहरा छट चुका था, हवा में ताजगी थी। कुछ ही देर में उन्हें सड़क दिख गई। सना ने कहा, देखो, गाड़ी वहीं खड़ी है। सब दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टॉप की, पीछे से जंगल की तरफ देखा, वहाँ बस शांति थी और दूर मंदिर की घंटी एक आखिरी बार बजी। टन। शहर की वापसी। 3 दिन बाद सब दिल्ली लौट आए। हर कोई खामोश था। किसी ने ट्रिप की बात कॉलेज में नहीं की, पर सबके मन में वो रातें अब भी गूंज रही थी। एक शाम आरव अपने कमरे में बैठा था। उसने कैमरा निकाला जो उसने ट्रिप के दौरान इस्तेमाल किया था। उसने सोचा, चलो वीडियो देख लेते हैं। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर जंगल के फुटेज चलने लगे। पहले सब ठीक ठाक, हंसी मजाक, ट्रैकिंग। फिर रात वाला सीन आया जब पेड़ के पीछे परछाई दिखी थी। पर अब कैमरे में कुछ नया दिख रहा था। हर सीन में पीछे एक सफेद साया नजर आ रहा था, कभी पेड़ के पीछे, कभी पानी के पास, कभी उनके टेंट के पीछे। और आखिरी वीडियो में जब वे मंदिर से लौट रहे थे, कैमरे की स्क्रीन पर लिखा हुआ था, तुमने हमें मुक्त किया, पर अब तुम्हारे भीतर हम हैं। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। कमरे में हवा का झोंका आया और टेबल पर रखी मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, टन टन टन। आखिरी सच। अगली सुबह आरव का फोन बंद था। दोस्तों ने उसे कॉल किया, कोई जवाब नहीं। जब सना उसके घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। अंदर बस कैमरा पड़ा था और दीवार पर लिखा था, भैरवपुर की कहानी अब पूरी नहीं हुई। सना चीख पड़ी। कुछ दिन बाद सबने तय किया कि उस कैमरे को जला देंगे, पर जब आग जलाई गई, कैमरा नहीं जला, बल्कि उसकी स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उस पर आरव का चेहरा दिखा। वो धीरे से बोला, जंगल ने मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। स्क्रीन काली हो गई। अंत या शुरुआत। कुछ महीने बीत गए। लोगों ने सुना कि कालाधार जंगल के पास फिर किसी ने अजीब आवाजें सुनी, घंटी की टन टन और एक कैमरा लिए किसी युवक का साया। कहते हैं अब आरव खुद उस जंगल का हिस्सा बन गया है। जो भी वहाँ आता है वो कैमरे में उसकी झलक कैद कर लेता है और जंगल की हवा अब भी फुसफुसाती है। भैरवपुर में जो आया वो यही रहेगा। समाप्त। भूतिया जंगल की रात एक रहस्यमयी कहानी जो दिखाती है कि कभी कभी जिज्ञासा ही विनाश का कारण बन जाती है।